हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज आपके लिए लाया हूं सोशल साइंस का ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे करीब इसमें 16 सवाल हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सब है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि क्या बोलते हैं, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें से मैं आपको 16 क्वेश्चन बताऊंगा, और किसी किसी बोर्ड में 2 नंबर, किसी बोर्ड में 3 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके अभी बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, तो वो तो खास करके इसको नोट कर लो। बाकी और भी झारखंड है, यूपी, जो भी बोर्ड वाले अगर वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप हर बोर्ड में एक काम आएगा। अगर आपके बोर्ड में सिलेबस है तो सिलेबस तो होगा ज्योग्राफी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करें। तो आप देखो, आप तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन अगर आप मेरी बात को सुनते हो, समझते हो, तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा याद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप वीडियो क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया, छोड़ दिया, लेकिन अगर आप मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद फिर अपने प्रिंट आउट लेकर के आपको अपनी कॉपी पर इसको नोट करना डियर, ठीक है। ओके, चलिए सबसे पहला सवाल यहाँ पे बोलता है, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। एक बात तो मैं बताना भूल गया, सारा सवाल मैं गेस करवाया हूँ। सबसे पहले तो सारा सवाल मैं गेस करवाया हूँ, प्ले लिस्ट बना हुआ, वहाँ पे जाओ, गेसिंग क्वेश्चन लिखा हुआ, सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन, सबको वहाँ पे गेस दिया हुआ है, ठीक है। तो उन्हीं का मैं आंसर बता, जो मैं गेस किया उसी का मैं आंसर बता रहा हूँ, और बहुत मुझे उम्मीद है कि सारा सवाल लड़ने वाला है, टपक जाएगा एग्जाम में। खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। खनिज पदार्थ अशुद्ध अवस्था में खाद्यान्नों से प्राप्त होते हैं। खनिज जो पदार्थ होता है किस रूप में, अशुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। कैसे, कहाँ से, खाद्यान्नों से प्राप्त होते हैं। खनिजों का भंडार सीमित है, खनिज का क्या है, भंडार सीमित है, अतः अशुद्ध खनिजों का शुद्धिकरण खनिज प्रबंधन कहता है। मतलब जो हम खाद्यान्नों से जो अशुद्ध अवस्था में जो पदार्थ प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं। क्या बोलते हैं, खनिज। शुद्धिकरण की खनिज कहते हैं। और खनिज को अतः अशुद्ध खनिज को, शुद्ध नहीं, अशुद्ध खनिज को शुद्धिकरण करना क्या कहलाता है, खनिज प्रबंधन। यानी कि अशुद्ध खनिज था, उसको शुद्धिकरण कर दिया तो क्या हुआ, खनिज प्रबंधन हो गया। अब जो भंडारों का योजनाबद्ध तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोग करना खनिजों का संरक्षण करता है। मतलब अब जो खनिज हम शुद्ध कर दिए हैं, उन खनिजों को हम क्या करते हैं, योजनाबद्ध मतलब तरीके से, सिलसिलावार, मतलब हम यूज करें तो मेरा बेटा भी यूज करेगा, मेरा पोता भी यूज करेगा, मेरा परपोता भी यूज करेगा, ऐसे, ठीक है। जैसे कि हम, मेरे बाप यूज कर रहा था, मेरा दादा यूज कर रहा था, मेरा परदादा यूज कर रहा था। कोयला देखो कब से चलते आ रहा, पेट्रोलियम देखो कब से चलता आ रहा। तो इसी तरह से खनिजों का उपयोग जो हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोग करते रहना, ये कहता है संरक्षण। संरक्षण का मतलब बचाव। अब प्रबंधन मतलब जो खनिज जो पदार्थ हम निकाले से थे खाद्यान्नों से, उसको कहा कि हम शुद्धिकरण की, हालांकि पहले अशुद्ध था, लेकिन उसको कहा कि शुद्धिकरण की। अब खनिज को जब शुद्धिकरण कर दिया तो खनिज का प्रबंधन कहला गया। अब जब इस खनिज का प्रबंधन को जो हो गया, खनिज शुद्धिकरण हो गया, अब इसको हम एक योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल करने लगे पीढ़ी दर पीढ़ी, कि हम हमारे बाद वो इस्तेमाल करेगा। ये कहलाता क्या, खनिजों का संरक्षण। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं, सार्वजनिक और निजी उद्योगों में क्या अंतर है। सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग, देखो सार्वजनिक मतलब सिंपल समझ सरकार, और निजी मतलब समझो प्राइवेट। सार्वजनिक उद्योग ऐसा उद्योग है जिसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, उस पर सार्वजनिक अधिकार होता है। मतलब समझ रहे ना, सार्वजनिक सभी का अधिकार रहेगा, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं रहेगा। जैसे समुद्री जहाज का निर्माण करना, दुर्गापुर भिलाई, राउरकेला में लोहा इस्पात केंद्र, ये सब क्या है, समुद्री जहाज का निर्माण करना, ये किसी खास व्यक्ति का नहीं, ये सार्वजनिक है, सभी के लिए, ये सरकार के अंतर्गत काम बात करती है। दुर्गापुर भिलाई ये भी है, राहुल क्या, इसका सिंपल सा अगर सार्वजनिक स्थान पढ़े होंगे, सार्वजनिक स्थान, निजी स्थान। जैसे सार्वजनिक स्थान में ले लीजिए कि प्लेटफॉर्म है ना, रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन सार्वजनिक है, हर कोई वहाँ पे जा सकता है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर जा सकता है। लेकिन निजी अगर जगह है तो वहाँ हर कोई, अब मेरा ऑफिस हर कोई थोड़ी आ सकता है, पर पहले परमिशन लेना पड़ेगा तब आ सकता है। तो यहाँ पे उद्योग की बात की, मतलब उद्योग, जिससे उद्योग हो रहा है, जिससे चीज़ उत्पादन किया जा रहा है। तो जैसे जहाज का निर्माण करना है ना, समुद्री जहाज का निर्माण करना, ये है क्या, सार्वजनिक उद्योग है। दुर्गापुर भिलाई, रावलकिला में जो लोहा इस्पात है, ये सब क्या है, सार्वजनिक उद्योग है। इसका कोई एक मालिक नहीं होता है, इसका अधिकार किसके पास होता है, सरकार के पास इसका अधिकार होता है, कोई खास व्यक्ति इसका कोई मालिक नहीं होता है, ठीक है। अब निजी उद्योग इसका जस्ट उल्टा, या उद्योग ऐसा उद्योग है जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे जमशेदपुर में टाटा है ना, टाटा जानते हैं, जमशेदपुर में टाटा है, तो टाटा उद्योग अगर बोला जाए आप इनमें से कौन सार्वजनिक है, कौन निजी, तो आपको पता चलना चाहिए। तो निजी मतलब जो प्राइवेट उद्योग को जो प्राइवेट आदमी कर रहा है, जो मतलब एक कोई खास आदमी कर रहा है, कोई खास आदमी उसका मालिक है। और निजी जो सरकार के अधीन जो उद्योग हो रहा है, सिंपल से समझे, जो उद्योग सरकार के अंतर्गत
होती है उसको क्या बोलेंगे, सार्वजनिक उद्योग। और जो उद्योग किसी एक व्यक्ति के लिए होता है या किसी एक व्यक्ति उस पर अधिकार जमाता है वो होता है निजी उद्योग। जैसे कि जमशेदपुर टाटा के बारे में नाम सुने हैं, तो ये प्राइवेट है, ये सरकारी नहीं प्राइवेट है, लेकिन ये सब दुर्गापुर निर्माण, जहाज का निर्माण, राउरकेला, ये सब क्या है, सरकारी। इसके बाद इसके अलावा और भी आपको डिफिनेशन एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। बिहार में वनों के अभाव के 2 कारण। आखिर बिहार में वन कम क्यों है? बिहार में प्राचीन युग में वनों का विस्तार अधिक था। पहले प्राचीन के बारे में बात करें तो बिहार में बहुत काफ़ी वन था, लेकिन समय के साथ वनों का ह्रास होता गया क्योंकि मानव जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। साथ साथ वनों की कटाई भी होता गया तथा कृषि कार्य का विस्तार भी होता गया। इसी कारण है कि बिहार में वनों का अभाव, मतलब ये ऐसा इसका एग्जाम्पल है। बिहार में वनों के अभाव के 2 कारण बताएं। अगर भारत में भी आ जाएगा तो यही कारण आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्राचीन में भारत में बहुत वनों का विस्तार था, है ना। समय के साथ साथ क्या हुआ, वन का ह्रास हुआ। जैसे समय जैसे बढ़ते गया, आदमी की आवश्यकता क्या हो गई, बढ़ते गई, और लोग घर बनाते गए, है ना। जमीन के लिए, खेती वाला जमीन पे घर बनाएगा तो खेती कहाँ से होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। जनसंख्या बढ़ते गई तो क्या हो गया। लेकिन बिहार में देखा जाए खास करके बोला गया 2 कारण, तो इसमें बहुत सारे कारण बोल सकते हैं यहाँ पे। जैसे एक कारण हो गया बिहार में प्राचीन युग विस्तार हुआ, लेकिन समय से ह्रास होते गया क्योंकि मानव की वृद्धि हो गई, साथ से वनों की कटाई हुई थी। तथा दूसरा कारण बोल सकते हैं कृषि कार्य का विस्तार हो गया, है ना। कृषि कार्य विस्तार हुआ तो जाहिर कृषि कार्य का विस्तार हुआ। जैसे कृषि खेती करना है तो खेती करना तो क्या करेगा, वन काटेगा। घर बनाना तो कृषि को ही करेगा, और कृषि करेंगे हम खेत काटेंगे। जैसे आप मान लीजिए इतना बड़ा शहर है, इतना पहले शहर में इतना पूरा पेड़ भरा होता है, जंगल था। अब लोग बढ़ते गया, जंगल काटा, अब खेत भी हो रहा था यहाँ पे, काटा। अब देखो ये जंगल कट गया, अब खेत इधर हो गया, जो जंगल नहीं था। जंगल काट के क्या, अगर जंगल था भी तो लोग अब दूर आ गए खेती करने के लिए, अब इधर पूरा आबादी बच गया। तो यही कारण है। और बिहार आबादी में, भारत में जो है ना, भारत में आबादी में बिहार पहला नंबर पे यूपी आता है, और दूसरा नंबर पे शायद महाराष्ट्र या राजस्थान आता है, तीसरे नंबर पे बिहार आता है। बिहार की आबादी जो है तीसरे नंबर पे आता है, और जनसंख्या घनत्व में सबसे नंबर 1 पे आता है बिहार। ओके, चलिए। वन्य जीवों में के ह्रास के लिए उत्तरदायी 4 प्रमुख कारण। वन्य जीव हो रहा है, जैसे शेर हो गया, जंगली हो गया, बरहसिंगा, बहुत सारा वन्य जीव है, वो खराब हो रहा, मतलब खराब बोले तो ह्रास हो रहा, खत्म हो रहा। उसके लिए क्या कारण है, 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। लगातार बढ़ती हुई आबादी के लिए एक निवास एवं कृषि के विस्तार हुआ, उद्योग की स्थापना हुई, आवश्यकता बन गया, ठीक है। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, वनों को काटकर इसकी आवश्यकता की पूर्ति की गई। मनुष्य द्वारा कृषि में कीटनाशक, रासायनिक पदार्थ, दवाइयों का भी प्रयोग किया। देखो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, पहला पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, उद्योग और स्थापना की गई, फलस्वरूप इसके फलस्वरूप वनों को काटकर एक आवश्यकता की पूर्ति की गई। और यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरा नंबर, मनुष्य द्वारा कृषि में कीटनाशक, रासायनिक पदार्थ भी मिलाया जाएगा। जैसे खेती में देखते हैं ना, कीटनाशक पदार्थ मिलाते हैं, रासायनिक निकालते ताकि जल्दी हो जाए, है ना। छिड़काव से भी जो वन्य जीव होते थे उनको भी प्रभावित हुआ। दूसरा लिखेंगे, तीसरा नंबर लिखेंगे, मनुष्य द्वारा कृषि की विशिष्टीकरण का भी हुआ। जैसे विशिष्टीकरण, हमको कम खेती में ज़्यादा उगाना है तो उसके लिए विशिष्टीकरण का उपयोग किया गया। जीवों पर, इससे भी जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ा। चौथा लिखेंगे, वन्य जीवों के शिकार के कारण भी वन्य जीवों का अस्तित्व समाप्त। वन्य जीवों का शिकार करना, वो वन्य जीव को शिकार करेंगे। बहुत बड़े बड़े लोग होते थे, अभी भी जो जंगल इलाके तरफ जो होते हैं बहुत लोग वन्य जीव का शिकार भी करते हैं। तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हुई, अभ्यारण्य बना दिए हैं ताकि वन अपना सेफ्टी रहेगा, ठीक है। तो ये है वन्य जीव ह्रास होने का कारण। आप सुने होंगे, आप देखो पहले गिद्ध के नाम सुने, पहले गिद्ध देखते थे, अब गिद्ध तो दिखाई नहीं पड़ता है। ये अब पेड़ पौधे खत्म हो रहा, कटते जा रहा, आवश्यकता बढ़ते जा रही, सभी लोग अपना इस्तेमाल करते जा रहा। खेती में जो है कृषि करते उसमें रासायनिक दवाई मिलाते हैं, कीट सालपेट वगैरह जो होता है। तो इससे क्या हो रहा, इससे जो वहाँ पे वन जीव है वो प्रभावित हो रहा है ना। आसपास के जो जीव जंतु है वो प्रभावित हो रहा, कह रहे बाप रे यहाँ पे खेत है रे, जहर मिला, भागो यहाँ से, भाग रहा, वन जीव निकल रहा, अब कहीं मर जा रहा, खा के मर जा रहा, इस तरह होता है, ठीक है। भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताएं क्या है, देखिए। यह देश के आर्थिक जीवन, पहला नंबर लिखेंगे, यह देश के आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है, ठीक है। यहाँ की कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है ना। कृषि की आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। कई कृषिजन्य कच्चे माल उद्योगों को प्राप्त करते हैं, जैसे कपास उद्योग, है ना, गन्ना उद्योग, इस तरह से रेशम कीट उद्योग इत्यादि। और चौथा नंबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अच्छा ये मेरा नंबरिंग गड़बड़ा गया डियर, आप 1 2 3 4 5 कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 होगी, ये दूसरा नंबर, ये दूसरा, यहाँ की कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है। तीसरा इसको बना लेना, इसको चौथा बना लेना, इसको 5वां। आप अपने कॉपी में लिख लेना 1 2 3, 1 फिर 2 3, जो तरीका लिखने का, शायद मैं इसको कन्वर्ट किया हूँ इसमें, इसलिए शायद इसका नंबरिंग खत्म हो गया, मुझे भी याद नहीं रहा। तो याद रखिए, पहला ये कारण है कि यह देश के आर्थिक जीवन का प्राण है। कृषि क्या है,
देश के आर्थिक जीवन का प्राण है, चूंकि भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था कृषि पर ही डिपेंड है। भारत में लगभग 2/3 लोग जो है कृषि जीविका पे ही आधारित है। पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यहाँ की कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है। मानसून पर आधारित है मतलब ठंडा आया तो ये होगा, गर्मी आया तो ये फसल होगा, ऐसे ऐसे है। कृषि की आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका। भारत में जो कृषि होती है वो आंतरिक भी व्यापार होती है, राज्यों से राज्यों में भी व्यापार होती है, और देश से देश भी व्यापार होती है। कई, चौथा नंबर लिखेंगे, कई कृषिजन्य कच्चे माल उद्योग को प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, सूती उद्योग, गन्ना चीनी उद्योग, रेशम कीट उद्योग की को इत्यादि, है ना। कि राष्ट्रीय कृषि का 24% भाग कृषि से प्राप्त होता है। मतलब राष्ट्रीय आय जो होता है ना, भारत का जो राष्ट्रीय आय है 24% जो है कृषि से ही प्राप्त होता है। समझ सकते हैं, वाह। चलिए अगला सवाल है, भारत प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी? प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम क्यों जरूरी? तो सिंपल सी बात है यार, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संसाधन का भंडार, सबसे पहले भंडार क्या है? सीमित है, एकदम पक्का है। जैसे कैसे आप बोलता है कि एक न एक दिन मौत आना है ना, एक न एक दिन मृत्यु होगी, मौत आएगी, मरेंगे जरूर। उसी तरीके से जो प्राकृतिक संसाधन है जो भगवान ने बनाया, कोयला, पेट्रोलियम, वो एक न एक दिन खत्म होना है। निश्चित समय तक इसका उपयोग करने के पर इसका भंडार समाप्त हो जाएगा। अगर जितना समय है उतना तक अगर उपयोग करते तो खत्म हो जाएगा, तो बहुत गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी यार। फिर कोयला कहाँ से मिल पाएगा, पेट्रोलियम कहाँ से मिल पाएगा, फिर आप मोटरसाइकिल कहाँ चलाएंगे? हालांकि बहुत तरीके से आविष्कार होने लगे, पानी से मोटरसाइकिल चलने लगा, हाइड्रोजन से गाड़ी चलने लगी, तो लेकिन अभी जो चल रहा है बहुत अभी उद्योग में प्राकृतिक का उपयोग, कोयला का उपयोग देखिए कितना जगह उद्योग होता है ना। आप तो आयरन के लिए करने के लिए लाते हैं, चूल्हा जलाने का तो सबका घर गैस हो गया, तो खैर अलग है। लेकिन कोयला, पेट्रोलियम ये सब जो है ना बहुत अगर खत्म हो जाएगा तो पता बहुत गंभीर समस्या हो जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि जितना ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें, है ना डियर। चलिए, भारत के लिए जल मार्ग क्या महत्व है? जल मार्ग समझ रहे हैं, जिससे जल वाला जहाज होता है। भारत में पुराने ज़माने से ही लोगों अन्य देशों के साथ अपने भी विभिन्न राज्यों के एक जगह से दूसरी जगह अनेक प्रकार के सामानों का आयात निर्यात करता रहा। मतलब भारत जो है ना, पुराने जमाने से, प्राचीन काल से देश अपने राज्य से, एक राज्य से दूसरे राज्य सामान आयात निर्यात होते रहता था। आयात निर्यात करने के लिए मार्ग की तो आवश्यकता पड़ेगी, बिना रास्ता के तो ऐसे तो नहीं सपना देखें चला जाओ अमेरिका, चला गया सपने में, ऐसा तो नहीं है ना। तो आयात निर्यात करने के लिए मार्ग की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, जिसमें 3 प्रकार के मार्ग पता है आपको, स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। इनमें स्थल मार्ग भी महंगा है, वायु मार्ग भी महंगा है, जल मार्ग बहुत सस्ता है। जैसे देखिए भारत में स्थल मार्ग की कमी शुरू से है। सबसे पहली बात तो महंगा तो है, लेकिन स्थल मार्ग की कमी है भारत में, अभी तक कमी है ना। सड़कों की अभी तक भारत में कमी शुरू से रही है। और वायु मार्ग तो जानते कितना महंगा यार, एरोप्लेन में जाएगा तो काफ़ी महंगा होने के कारण साथ साथ सामानों का भी आयात निर्यात वायु मार्ग से संभव नहीं है। जितना सारा सामान जो अभी भी सामान जो है पानी वाला जो जहाज होता है ना, जल मार्ग, उससे होता है यातायात होता है, यहाँ से यहाँ आयात निर्यात होता है। लेकिन अगर सभी सामान को हम अगर वायुयान पर करें तो इम्पॉसिबल है यार, खर्चा भी काफ़ी पड़ेगा, उसके लिए पेट्रोलियम भी बहुत जलेगा, है ना, घातक भी है। इसलिए सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका क्या है? जल मार्ग। इसलिए भारत में जल मार्ग का बहुत ही महत्व अधिक है। क्लियर है, समझ में आया कि जल मार्ग क्यों हो सके? बस लिख देना यार कि पुराने जमाने से एक देश दूसरे देश से करते आ रहा, हमारे देश जो है दूसरे देश में सामान निर्यात आयात करते आ रहा, और अब एक राज्य से दूसरे राज्य भी निर्यात करते आ रहा है। लेकिन इसको निर्यात करने के लिए एक मार्ग की आवश्यकता पड़ती है, और वो है स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। इसमें भारत में तो स्थल मार्ग पुराने ज़माने से कमी रही, पुराने ज़माने से इसकी कमी रही है, और वायु मार्ग बहुत महंगा है। तो इसलिए, और इसके साथ साथ क्या है, सामानों का आयात निर्यात करना भी इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। तो इसीलिए सबसे सस्ता सबसे आसान तरीका क्या है? जल मार्ग। तो अब पहले जो बाहर से एक देश से दूसरे देश जाते थे, आपको पता है जल मार्ग से ही जाते थे, तो अब ना एरोप्लेन आ गया तो जाने लगा। पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक क्यों है? वाह, पेट्रोलियम कोयला से क्यों महत्व रखता है? कोयला ऊर्जा के एक संसाधन है। इसका उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में, देखो कहाँ लोहा इस्पात में किसका उद्योग किया था? आपको क्या लगता है कोयला का हम खाली चूल्हे जलाते हैं? नहीं, लोहा इस्पात उद्योग में भी कोयला का इस्तेमाल किया जाता है डियर। शक्ति के साधन के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। वाह, चूल्हा जलाने में भी इसका, समुद्री जहाज चलाने में भी, चूल्हा जलाने से लेकर समुद्री जहाज, देखो समुद्री जहाज भी कोयला से चलता है, ठीक है। पेट्रोलियम इसका उपयोग मोटर, अब पेट्रोलियम का उपयोग क्या करते हैं? पेट्रोलियम का उपयोग मोटर गाड़ी चलाने में, दोनों के रूप में कर सकते हैं। पेट्रोलियम का उपयोग मोटर गाड़ी भी चलाने में कर सकते हैं, जहाज भी चलाने में कर सकते हैं, है ना। इसका उपयोग घरों के रोशनी उत्पादन करने के लिए भी कर सकते हैं। अतः इसका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब कोयला से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? पेट्रोलियम है, क्योंकि कोयला जहाँ कोयला इस्तेमाल होता है वहाँ पेट्रोलियम भी इस्तेमाल होता है, और पेट्रोलियम बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल होता है। कोयला से कम धुआं करता है, प्रदूषण कम होता है ना। साथ ही साथ कोयला की अपेक्षा एक उत्तम ईंधन है। कोयला से अच्छा ईंधन कौन है? पेट्रोलियम है। इसका उपयोग प्रदूषण नहीं फैलाता, प्रदूषण फैलाता तो है लेकिन कम फैलाता है ना।
पेट्रोलियम जो है कोयला से कम प्रदूषण फैलाता है। अतः पेट्रोलियम के महत्व, जैसे पेट्रोल वाला गाड़ी होता है तो गाड़ी चलता है, अगर कोई बंदा धुआं से गाड़ी चलाने लगे, आप देखेंगे क्या बोलते हैं, पुराने वीडियो वगैरह देखे होंगे कि कोयला से जो ट्रेन चलती है कितना धुआं निकलता है। अब जो ट्रेन चलती है कुछ नहीं, अब तो इलेक्ट्रिक हो गया, लेकिन अभी जो एरोप्लेन चलती है तो पेट्रोलियम उसमें इस्तेमाल होता है, गाड़ियाँ चलती है पेट्रोलियम इस्तेमाल करता है। अगर वही ट्रक में अगर कोयला से इस्तेमाल करें तो कितना प्रदूषण फैल जाएगा। तो इससे पता चला कि कोयला से ज़्यादा जो है ना उत्तम अगर ईंधन देखा जाए तो पेट्रोलियम है, और पेट्रोलियम से प्रदूषण भी कम फैलता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कोयले से ज़्यादा जगह होता है, इसलिए ये जो है इसका महत्व कोयले से अधिक है। क्लियर है। वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। वन जो पर्यावरण के लिए क्या महत्व रखते हैं, सिंपल सी बात सोचना क्या है यहाँ पे। निम्नलिखित वन स्थानीय जलवायु को मृदुल बनाने में सहायक होता है। पहला पॉइंट, मृदा अपरदन को नियंत्रित करने तथा मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी सहायक होता है। पॉइंट यहाँ पे आगे पीछे हो गया डियर, हो नहीं पे, मैं तो किया था लेकिन आगे पीछे हो गया। वन स्थानीय जलवायु को मृदुल बनाने में, मतलब जो हमारे जल है, जल पे जो जलवायु है मिट्टी मृदुल बनाने में, मतलब अच्छा करने में जलवायु को मदद करता है। अगर जब वन रहेगा तभी तो जलवायु सही रहेगा, बारिश वक्त पे होगी। मृदा अपरदन मतलब मट्टी भी छट जाता है, अगर पेड़ पौधा काटेंगे ना तो मट्टी भी कट जाता है। अब वन अगर रहेगा तो मृदा अपरदन से बचाएगा, कंट्रोल करेगा, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी सहायक होता है। कौन? वन। नदी प्रवाह को नियमित करके बाढ़ की विभीषिका को कम करता है। अगर पेड़ पौधा ना हो तो पता चले कितना बाढ़ आ जाता है। तो बाढ़ रोकने के कारण क्या है? वन। और वन जब लगे रहेगा तो जैसे नदी है तो नदी के किनारे अगर पेड़ है और बांध बना दिया तो बांध बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन जब पेड़ नहीं है तो पक्का बांध एक न एक दिन डूबेगा, सबको लेकर डूबेगा। ठीक है। तेज पवन शक्ति को भी कम करता है ना। जब वन होता ना, अगर वन ढेर सारा है लगा हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे आपका गांव है, यहाँ पे वन है, बहुत लंबा लंबा पेड़ है, और यहाँ पे आपका गांव है, अगर तेज यहाँ से हवाएं चल रही तो वन क्या करेगी? इसको हवा को रोक लेगी, फायदा हुआ ना। तेज हवा शक्ति को भी कम करता है। मरुस्थल का विस्तार रोकता है। देखिए मरुस्थल का विस्तार, अगर वन रहेगा तो जमीन मरुस्थल नहीं होगा, है ना। वन पर्यावरण में स्थिरता बनाए रखता है तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बिगड़ने से नहीं देता है, मतलब बिगड़ने से रोकता है ना, बिगड़ने को नहीं देता है, मतलब कंट्रोल करता है वन। इसलिए हमें जरूरी है डियर कि कम से कम अपने जीवन में एक न एक पेड़ तो जरूर लगाए। और अगर नहीं लगा सकते तो डियर वन को खराब होने से, वन को मरने से या वन को बेकार होने से बचाइए। कम से कम उसमें एक जग पानी डालिए। कोई वन को बर्बाद करता है तो उस पर आप अंकुश लगाइए, है ना। कहीं पे वन है तो उसको हिफाजत कीजिए, इतना तो कर सकते हैं। अगर पेड़ नहीं लगा सकते तो वन की रक्षा तो कर सकते हैं ना। चलिए, तो यही रक्षा करना हम देशवासियों के लिए, हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आगे सवाल पढ़ते हैं। परमाणु शक्ति किन किन चीज़ों से प्राप्त होती है? क्लियर सवाल है। परमाणु शक्ति किन किन चीज़ों से प्राप्त होती है? किन किन खनिजों से परमाणु शक्ति जो बनता है? परमाणु शक्ति निम्न खनिजों से प्राप्त की जाती है। वेनेडियम, एंटीमनी, है ना, ग्रेफाइट, यूरेनियम इत्यादि खनिजों से परमाणु शक्ति प्राप्त होती है। क्लियर है। 2 नंबर का सवाल आएगा तो लिख देना, है ना। तो क्लियर है, ये इसका तो कुछ ही करना नहीं, बस यही बोला कि परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होती है। वेनेडियम से प्राप्त होती है, एंटीमनी से प्राप्त होती है, ग्रेफाइट से प्राप्त होती है, यूरेनियम से, इसके अलावा और इत्यादि लगा दीजिए, इत्यादि खनिजों से परमाणु शक्ति की प्राप्ति होती है। क्लियर है। आगे सवाल पढ़ते हैं। चिपको आंदोलन का वर्णन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1970 ईस्वी में गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तराखंड, कहाँ? उत्तराखंड, याद रखिए उत्तराखंड में लोगों ने जंगलों की व्यावसायिक कटाई के विरुद्ध एक आंदोलन चलवाया था। मतलब व्यावसायिक कटाई के लिए पेड़ काटने वाले थे सरकार, है ना। तो लोगों ने एक आंदोलन चलाया जो चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन आंदोलन? चिपको आंदोलन। लोग करते क्या थे? ग्रामीण जो लोग होते थे ना, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनके साथ चिपक जाते थे कि हम पेड़ नहीं देंगे काटने के लिए, काय काट लेगा। इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और कई महिलाओं ने भी किया। सुंदरलाल बहुगुणा के साथ और भी बहुत सारे नेता हैं और उनके साथियों भी हैं, उनके साथ किया, लेकिन ज़्यादा सुंदरलाल बहुगुणा का ज़्यादा हाईलाइट नाम आता है। सवाल ये बनता है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। कई महिलाओं ने भी इस पर बहुत मतलब जोर दिया। महिलाओं ने भी पेड़ पे काट के चिपक के रह गया, बोला कि अगर पेड़ काटना चाहते हो तो पहले मुझे काटो। अब किसकी बाप की इतनी हिम्मत कि पहले आदमी को काट दे, है ना। इस आंदोलन में बहुत से लोग शामिल होने लगे। इस आंदोलन का प्रभाव भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर भी पड़ा। तो अब क्या हुआ? इस आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा कि 15 वर्ष तक जो है हिमालय वनों को काटने से रोक दिया। 15 साल तक की पेड़ नहीं काटा जाएगा। क्या गजब का था ना। काश इसी तरह से अगर हम लोग भी ऐसा हो जाए तो उम्मीद है कि वन अगर कट रहा, देखो वन को काटना भी जरूरी है। आपको चाहिए फर्नीचर, चाहिए दीवान वाला पलंग चाहिए, है ना,
सब कुछ तो आपको फर्नीचर वाला चाहिए लकड़ी। आजकल लोहा को कहाँ पसंद करता है, लकड़ी वाला पसंद करता है। तो लकड़ी वाला पसंद करते हैं डियर, तो आप लगाते कितना पेड़, एक पेड़ तो कभी लगाए नहीं, आप पसंद कर रहे हैं। तो हमें चाहिए ना लकड़ी वाला सामान इस्तेमाल करने से ज़्यादा हम लोहे का सामान इस्तेमाल करने की कोशिश करें। लोहा का सामान टिकाऊ भी होता है ना, खूबसूरत तो है लकड़ी वाला मुझे पता है, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो फिर तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, भारत में किन किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हो, बहुत इंपॉर्टेंट, सारा सवाल गेस किया हुआ है, एकदम रिपीटेड सवाल एग्जाम में आएगा, टपकेगा पक्का। गंगा नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में, महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियों द्वारा पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण हुआ। कहाँ कहाँ? पश्चिम बंगाल में महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी पश्चिम बंगाल में भी हुआ है, और महानदी में भी हुआ। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों द्वारा पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण हुआ है। इन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, है ना। इस मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट, है ना, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। लालिमा लिए पता नहीं क्या है, लालिमा भूरे रंग का होता है। ठीक है। तो भारत में आपको सवाल है किन किन भागों में डेल्टा का निर्माण हुआ? तो पश्चिम बंगाल में हुआ है, महानदी में, कृष्णा में, कावेरी में, गोदावरी नदियों में, ये सब पूर्वी मैदानों में डेल्टा का निर्माण हुआ है। और बता देना कि जो निर्माण हुआ तो उससे जो मिट्टियाँ हैं, इन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। आपको पता है भारत में जलोढ़ मिट्टी की तादाद सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का गठन कहाँ से होता है? जलोढ़ मिट्टी बालू से होता है, सिल्ट होता है, मृत्तिका विभिन्न अनुपात में होता है, मिल करके जो है इससे इस मिट्टी का गठन होता है। ठीक है। तो यही आपको आंसर लिखना डियर, आपको लिख करके इसको याद करना। देखिए सवाल नीचे करता हूँ, तो से बोलता है जल संसाधन के उपयोग क्या है। देखिए सवाल तो यूँ तो मैं लंबा लिख दिया हूँ, लेकिन आप इसमें से अगर आप याद करके अगर 5 से 6 लाइन या 6 से 7 लाइन भी अगर आप लिखते हो तो आपको नंबर मिल जाएगा 2 नंबर। भारत की आबादी तीव्र गति से बढ़ रही है। स्वतंत्रता के बाद भारत की जनसंख्या लगभग 3 गुनी हो गई है। आबादी वृद्धि के साथ साथ सभी क्षेत्रों में जल की मांग भी तेज गति से बढ़ गई है। पेयजल, सिंचाई, उद्योग, धंधों की वृद्धि फलस्वरूप रूप से के मांग भी बढ़ गई है। अब आप इतना लिख दीजिएगा, चाहे तो इतना लिख दीजिएगा, बढ़ गए। जल संसाधन का उपयोग क्या उपयोग है? तो ये उपयोग है ना। आबादी बढ़ गई, जल क्षेत्र का उपयोग बढ़ गया, है ना। जल क्षेत्रों में जल की मांग बढ़ गई, है ना। सभी क्षेत्रों में तेज गति से बढ़ रही मांगे, बहुत ज़्यादा। तो पानी तो बिकता है डियर, पानी मोल बिकता है, कीमती है बहुत पानी। हम लोग कल चलाते हैं हैंडपम्प चलाते हैं, कुआं तो पानी निकलता नहीं, लेकिन हैंडपम्प चलाते हैं। अब तो मोटर आ गया, बटन दबाओ पानी निकलेगा। अब कितना बेतहासा पानी लगता है, बाप का है, पानी भस रहा तो भस रहा, ऐसे होता है। बहुत जगह देखो नल चालू है और बस पानी भस रहा। किसी की हिम्मत नहीं होती है ना, किसी वार्ड कमिश्नर की, किसी नेता की हिम्मत नहीं होती कि इस नल में एक नल डाल दें। होता ना, नल होता ना, ये क्या बोलते उसको, नल जिसमें बटन जो होता है चालू करने वाला है नल। तो एक पंप बना होता है, पंप से पानी गिरते रहता है, मतलब एकदम बेगैरत की तरह पानी गिरा। कितनी अफसोस वाली बात है। ठीक है। तो ये हम आपको भी चाहिए, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा चाहिए किसको? जो वहाँ के रखवाला है, जो मुखिया है, जो नेता है, उन लोग सिर्फ वोट के लिए। और बस ये सब मेन तो ये सब है डियर, मेन तो ये सब है। अगर ये सब करता है तो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। तो अगर वो नहीं करा तो हम लोग की जिम्मेदारी बनती है। अगर आप देखते हैं कहीं पे नल खुला बह रहा पानी तो उसको टाइट कर दे, है ना। अगर जिसमें नल ना लगा हो तो उसमें नल लगा दे। अपने दोस्तों से 25-30 रुपये मिलता है, 60 रुपये मिलेगा, 2 रुपये जमा कीजिएगा, हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, है ना। इस तरह से जल की उपलब्धता को बचा सकते हैं हम लोग। 1951 में भारत में प्रति व्यक्ति जल, बाप रे, प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5177 घन लीटर थी 1951 में, जो 2001 में कितना हो गया? 1829 घन मीटर प्रति व्यक्ति रह गई है। पहले इतना था, देख रहे हैं, इतना था, 5177 घन लीटर पानी था पहले 1951 तक। अब 2021 में बताया गया कि 1829 से पानी रह गया। कितना कम गया यार। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक जो है प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1342 घन मीटर हो जाएगा, जो जल के लिए संकट पैदा हो सकता है। जल का मानव जीवन में बहुत महत्व है। कहा भी गया है कि जल ही क्या है? जीवन है। अर्थात प्राणी एवं वनस्पति में भी अधिकांश भाग के जल ही होते हैं। पेयजल, घरेलू उद्योग, सिंचाई उद्योग, स्वच्छता, मूत्र विसर्जन इत्यादि कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग अगर चाहे तो महत्व तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये इसका तो हो गया, ये सब बातें लिखेंगे आप। अगर चाहे इतना भी लिखेंगे तो जल का महत्व यहाँ देखो, ये भी लिखेंगे, पढ़ना है तो काफ़ी है। इसके बाद अब चाहे तो पूरा लिख दे तो पूरा लिख दे। अगर सवाल 5 नंबर में आ गए तो 5 नंबर भी सवाल कमेगा, चल जाएगा, क्योंकि सवाल भी काफ़ी दिख रहा लंबा। आप लिखेंगे तो मेरे ख्याल से 2 पेज भर जाएगा। अच्छा, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? पेट्रोलियम शक्ति के लिए सभी साधनों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र इसके बिना कोई अपने अस्तित्व में कायम नहीं रख सकते। मतलब आधुनिक युग में कोई भी देश
पेट्रोलियम के बिना बेकार हो सकता है ना। पेट्रोलियम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे गैसोलीन, डीजल, केरोसिन, तेल, स्नेहा, कीटनाशक दवाई, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक, सबसे देखो कितना इंपॉर्टेंट है पेट्रोलियम यार। हमको क्या लग रहा था पेट्रोलियम से ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, नहीं, गैसोलीन बनाने के लिए भी, डीजल भी, केरोसिन जो यूज करते हैं पेट्रोलियम से निकलता है, स्नेहक कीटनाशक दवाई निकालते हैं ना आप पेट्रोलियम से। यहाँ तक जो मोमबत्ती इस्तेमाल करते हैं मोमबत्ती, वो भी पेट्रोलियम से ही बनता है। और लास्ट जो बचा खुचा रहता है तो उससे पेट्रोलियम मोमबत्ती बनता है ना। मतलब कुछ भी नहीं बाकी इसमें, पेट्रोलियम से बेकार कुछ भी नहीं जाता है, दवाई तक बनता है, दवाई तक, साबुन भी बनता है, कृत्रिम रेशा बनता है, लीजिए प्लास्टिक भी बनता है पेट्रोलियम से। मतलब एक एक जर्रा इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसलिए तो है ये कोयला से ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है ना। हमारे देश में कृषि अर्थतंत्र, अधिवास, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापों की आधारशिला है ना। हमारे देश में कृषि ही एक आधारशिला है जीवन जीने का। कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 50% जो है ना कृषि से ही प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय का कुल 50% जो है कृषि से ही प्राप्त होता है। भारत की 63% जनसंख्या कृषि से ही सीधे जुड़ी हुई है। कितना? 63% जो जनसंख्या भारत से सीधे जुड़ी हुई है लोगों से। कृषि से ही 28 करोड़ पशु जुड़े हुए, 28 करोड़ पशु जुड़े हुए हैं जो कृषि की सहायता से के साथ कई उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन भी करते हैं। तो 28 करोड़ पशु जुड़ा हुआ कृषि के साथ, है ना। मतलब खेती कर रहा है, ये कर रहा है। अभी गांव में भी अभी भी होता है, खेल से हल जुताया जाता है। अब तो ट्रैक्टर वगैरह आ गया। भारत में कृषि का महत्व कई कारणों से भी है जो निम्न है। अब कौन कौन कारणों से कृषि का महत्व है, नीचे देखिए लिखा हुआ पॉइंट में। भारत में लगभग 50% लोग जीविका कृषि पर आधारित है। भारत की विशाल जनसंख्या के लिए लोग भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। कई उद्योगों के कच्चे माल कृषि से ही प्राप्त होते हैं, जैसे चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, ये सब कृषि से प्राप्त होता है। गन्ना, चना, गन्ना, मोटा अनाज, कुल तिलहन, सब के सब जो देखा जाए, और अग्रणी चावल, जूट, तंबाकू, गेहूं, सब तो कृषि से ही प्राप्त होता है जी, है ना। देश की 24% कृषि आय से होती है। देश की 24% जो आय है ना, जो इनकम होता है, वो 24% जो है वो कृषि से होती है। अब एक लास्ट सवाल देख लीजिए, इसके बाद सवाल नहीं है, लास्ट सवाल है। चाय उत्पादन के प्रमुख भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। भारत में चाय उत्पादन राज्यों का नाम बताइए। देखिए, चाय उत्पादन के लिए प्रमुख भौगोलिक दशाएं इस प्रकार है। चाय उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। कौन पौधा है? ये मेन पॉइंट है। चाय उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, जिसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। 200 से 50 सेंटीमीटर 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यकता पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ढलुआ जमीन की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, कृषि का जो खेती होता है ना, वो कहाँ होती है? ढलुआ जमीन पर, क्योंकि पानी सहने की क्षमता इसमें नहीं होती है, ताकि इस पौधे की जड़ें में पानी का जमाव नहीं, देखो है ना, जमाव ना रह सके, जमाव नहीं हो, है ना। पत्तियों के निरंतर विकास के लिए आर्द्रता समान रूप से सालों भर वितरित रहती है। मतलब हमेशा सालों भर इसका पत्तियां जो है बढ़ती रहती है। क्योंकि चाय क्या है? पत्ती तो है। चाय क्या है? पत्ती तो हम खाते हैं यार। अगर आपसे पूछा जाए पत्ती के रूप में क्या खाते हैं या क्या पीते हैं? चाय। चाय एक पेय फसल भी है। सुबह का कुहासा और प्रतिदिन की बौछार पत्तियों के उपज में अत्यंत आवश्यक। वाव, अगर सुबह सुबह कुहासा लगा हो और प्रतिदिन में बौछार पत्तियों की सुबह कुहासा लगा रहे, तो पत्तियों की बौछार हो जाएगी, पत्तियां ज़्यादा वृद्धि होगी। इसकी मिट्टी सुप्रभावित एवं उर्वरक होना चाहिए। चाय के लिए मिट्टी एकदम सुप्रभावित होना चाहिए, उर्वरक भी होना चाहिए। मिट्टी में फास्फोरस, पोटास, लोहा, ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। झाड़ियों की सफाई एवं कटाई के लिए काफ़ी मानव श्रम की आवश्यकता है। कृषि में झाड़ियों की भी जरूरी है ना, झाड़ियों को काट छाट के अलग करना। चाय के ताजगी को बनाए रखने के लिए इसे बागान में संशोधित किया जाता है। मतलब चाय की ताजगी बनाए रखें। जैसे कृषि जगह क्षेत्र जाए तो चाय की महक आने लगता है, मतलब एक बागान बन जाता है। क्या बनता है? एक बागान तरह बनता है, इसलिए बागान में इसको संशोधित किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं आपको कितना सवाल, करीब मैं यहाँ पे आपको 16 सवाल बता दिया हूँ। अब मुझे उम्मीद है ये सभी सवाल को आप नोट करोगे और अपने कॉपी पर लिखोगे। याद नहीं है तो याद करोगे। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये कमेंट करो डियर कि आपको इन सभी प्रश्नों में कितना प्रश्न याद है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर कल भी कोशिश करूंगा वीडियो लाने के लिए। आप लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करो डियर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपको क्या लगा, कैसा लगा, मजा आया कि नहीं मजा आया, और क्या आपको कितना सवाल याद था। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, बाय।